स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम क्लास 12 हिस्ट्री का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखने वाले हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है द सोशल क्लास डॉट इन को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा ई बुक है सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री का 10 ईयर्स का पीवाईक्यू, ठीक है। इसमें आपको पूरा 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पूरा सोल्यूशंस के साथ एकदम अच्छे से फॉर्मल वे में मिलेगा, ठीक है। पूरा अच्छे से फॉर्मेटेड है। उसको आप जो है बिल्कुल बस सस्ते से दाम में, मतलब जितना में आप रिचार्ज करते हैं उतना में ले सकते हैं, 29 रुपीज में। अगर आपको चाहिए तो आप जो है इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑफर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रईतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स ने रईतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। कंसोलिडेटेड कंसोलिडेट जमींदारी स्टेट्स, कलेक्ट लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट्स, एबॉलिश इंटरमीडिएट टेनर होल्डर्स, प्रमोट परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। और इसका आंसर जो है वो है आपका आंसर नंबर बी। बी में क्या है वो देख लीजिए, कलेक्ट लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम पीजेंट्स। तो जो रईतवाड़ी सिस्टम था उसमें क्या हुआ कि जो इंटरमीडिएटरी लोग जो है उनको हटा दिया गया और लैंड रेवेन्यू जो है डायरेक्ट पीजेंट से कलेक्ट करने लगा, ठीक है। तो रईतवाड़ी सिस्टम एम्ड ए डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन। इससे वो लोग क्या चाहते थे कि वो लोग इंक्रीज कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मतलब वो लोग अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर कर पाए, मीडिएटर्स को हटा पाए। इसलिए उन लोगों ने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, ठीक है। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था वो क्यों सिग्निफिकेंट था। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। एंडेड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर ट्रेड, मेड द गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज, एनेक्स अवध टू ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें से देखिए जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इट स्टेब्लिश मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट विया ओपन एग्जाम फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज। मतलब जो चार्टर एक्ट है 1853 का उसमें आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिविल सर्विसेज का इंट्रोड्यूस किया गया था। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हु ऑथर्ड द बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, ठीक है। जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट बुक है उसको किसने ऑथर्ड किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, एकदम इजी सा आंसर है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है आपका बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने लिखा है। रोट इट टू क्रिटिक कास्ट हेरार्की। इन्होंने ये बुक को क्यों लिखा, जो कास्ट हेरार्की है उसको क्रिटिसाइज करने के लिए उन्होंने ये बुक जो है वो लिखा था। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी वाज एसोसिएटेड विथ विच गवर्नर जनरल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट एक पॉलिसी था कि जब कोई भी एक किंगडम में जो सन हेयर है, मतलब कि प्रिंस नहीं रह जाता है, राजकुमार नहीं रह जाएगा, तो वो जो मतलब एरिया है वो एरिया किसके अंदर आ जाएगा, ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। तो इसको किस गवर्नर जनरल ने लाया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को आपका जो आंसर है वो लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने इसको लाया था। और इससे एनेक्स प्रिंसली स्टेट्स लेकिंग है बायोलॉजिकल मेन हेयर अंडर दिस डॉक्ट्रिन, इट फ्यूल्ड रिसेंटमेंट लीडिंग टू द 1857 रिवेलियन। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है ये भी एक रीजन था 1857 के रिवेलियन का। इसी का यूज करके इन्होंने झांसी को भी अपने कब्जे में लिया था। द मेन पर्पस ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज टू। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 का उसका मेन पर्पस क्या था, ये आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है, हमारा लोकल लैंग्वेज, और प्रेस एक्ट था एक, ठीक है। प्रेस के ऊपर मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस का प्रेस है उसके ऊपर ये एक्ट था। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपका सेंसरशिप लगाया गया था लोकल लैंग्वेजेस पे। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सी है। सी में क्या है ऑप्शन, सप्रेस नेटिव लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स। जो नेटिव लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स थे उसको दबाने का मेन मोटिव था इनका, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 का उसका। इट empowered officials to ban or tax vernacular publications deemed seditious. It severely restricted freedom of the Indian press, ठीक है। मतलब कि इससे जो ऑफिशियल है उनके पास पावर आ गया कि वो लोग जो है वर्नाकुलर प्रेस में कोई भी सेडिशियस, मतलब आपका ब्रिटिश के खिलाफ मतलब कुछ भी नहीं लिख सकता है। अगर ऐसा लिखा तो उस पर मतलब बैन या फिर टैक्स वो है वो इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। इससे इंडियन प्रेस का जो फ्रीडम है उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लग चुका था।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ गांधी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा जो है गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का पार्ट नहीं था। तो गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम का पार्ट कौन सा नहीं था, तो आप देख लीजिए खादी प्रमोशन, ठीक है, खादी प्रमोशन, कम्युनल यूनिटी एफोर्ड, स्वराज लेजिस्लेशन, टेम्पल एंट्री कैंपेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी होगा, ठीक है। गांधी कंस्ट्रक्टिव वर्क फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस, सोशल रिफॉर्म एंड नेशनल यूनिटी, नो टेम्पल एंट्री विच वाज चैंपियनड बाय अंबेडकर, ठीक है। ये जो टेम्पल एंट्री है उस पे गांधी जी ने कभी फोकस नहीं किया, उनका जो फोकस था सेल्फ रिलायंस, सोशल रिफॉर्म और नेशनल यूनिटी पे था, ठीक है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, ये काफी आसान से सवाल है, इसका आंसर हर कोई दे सकता है, कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। द क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसको कब मतलब लॉन्च किया गया था, तो ये आपका 1942 में लॉन्च किया गया था। गांधीज डायरेक्टिव डू और डाई मोबिलाइज्ड मास प्रोटेस्ट इन अगस्त 1942। तो ये जो डू और डाई का जो मतलब स्लोगन है ये गांधी जी ने कब दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में ही दिया था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसका जो मेजर इम्पैक्ट किस पे पड़ा, ठीक है। ये चार्टर एक्ट 1813 था, उसका मेजर इम्पैक्ट किस पे पड़ा, एजुकेशन इन इंडिया, जुडिशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। तो इनमें से किस पे इसका जो है मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, वो है आपका एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ऑन मिशनरी एक्टिविटीज, ठीक है। मिशनरी एक्टिविटीज मतलब जो आपके क्रिश्चियन प्रिस्ट वगैरह है उनका जो एक्टिविटीज था उस पे जो मोनोपोली वो लोग लेके रखे थे उसको खत्म कर दिया, ठीक है। एंड ईयर मार्क फंड फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन इंडिया, और कुछ फंड्स जो है वो दिया गया एजुकेशन को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। द मेन एम ऑफ डिक्कन रियट्स वाज टू, ठीक है। यहाँ पे आपको डिक्कन रियट कमीशन का एम नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको डिक्कन रियट का जो एम है वो पूछा है। मतलब जो रियोट हुआ था उसका जो मेन एम है वो क्या है, क्या था, मतलब उस वक्त उस चीज के बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है कि डिक्कन रियट जो था उसका मेन एम क्या था। तो डिक्कन रियट का जो मेन एम था आपका वो था आपका पहला, वो आप ऑप्शन देख लीजिए, ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, एबोलिश लैंडलॉर्डिज्म, प्रोटेक्ट हाई इंटरेस्ट रेट्स, डिमांड सिविल राइट्स। तो आपको पता होना चाहिए डिक्कन रेट्स किस चीज की वजह से हुआ था, हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से हुआ था। तो हम लोग का ये आंसर भी सी होगा, ठीक है। इंडेप्टेड पीजेंट्स रिबेल्ड अगेंस्ट मनी लेंडर्स एक्सोर्बिटेंट रेट्स, मतलब जो पीजेंट्स है जो लोग डेप्ट में थे और उनसे जो एक्स्ट्रा मतलब इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा था उस चीज के खिलाफ उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। विच मूवमेंट डिड लाला लाजपत राय लीड इन पंजाब ड्यूरिंग द 1920s। तो लाला लाजपत राय जो है उन्होंने कौन सा मूवमेंट 1920s के डिकेड में पंजाब में लड़ा मतलब लीड किया था, ठीक है, मतलब उसको लीडरशिप प्रोवाइड किया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, साइमन कमीशन प्रोटेस्ट, बरदोली सत्याग्रह। तो इनमें से कौन सा मूवमेंट जो है लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया था 1920s में, तो है आपका आंसर सी। सी में क्या है आपका, सीमन कमीशन प्रोटेस्ट। Rai spread had protest against the Simon Commission suffering fatal injuries during a police लाठीचार्ज। तो जो लाला लाजपत राय है उन्होंने सीमन कमीशन के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया था पंजाब में 1927 के टाइम में, और उनको बहुत सारा इंजरीज भी हो गया था, जो पुलिस लाठीचार्ज के टाइम में उनको बहुत ज्यादा इंजरी भी हो गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फोकस ऑफ द चंपारण सत्याग्रह 1917 वाज, ठीक है। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में उसका मेन फोकस क्या, तो उसका मेन फोकस जो है आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। तो वो था आपका इंडिगो कल्टीवेशन एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। गांधी प्रोटेस्टेड द एक्सप्लॉइटेटिव तिनकठिया सिस्टम फोर्सिंग रियोट्स टू ग्रो इंडिगो, ठीक है। जो इंडिगो ग्रो करने के लिए रियोट्स को फार्मर्स को फोर्स किया जाता था उसके खिलाफ गांधी जी ने मतलब प्रोटेस्ट किया था। द मेन आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर द हड़प्पन टाउन प्लानिंग कम्स फ्रॉम। जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है मेन हड़प्पन टाउन प्लानिंग के लिए वो कहाँ से आता है, तो वो आपका मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, तक्षशिला एंड नालंदा, सरनाथ एंड पाटलिपुत्र, अजंता एंड एलोरा। तो यहाँ पे देखिए आपसे मोहनजोदारो के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, हड़प्पन टाउन के बारे में पूछा है, ठीक है, हड़प्पन टाउन मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो उसका ऑब्वियसली इन तीनों से कोई लेन देन नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका ए ही हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप आंसर जो है वो दे सकते हैं।
तो इसका एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो एंड हड़प्पा रिवील ग्रिड लेआउट्स, बेक्ड ब्रिक हाउसेस एंड एडवांस ड्रेनेज सिस्टम्स। तो ये सब चीज जो है हमें कहाँ से पता चला है, हड़प्पा और मोहनजोदारो का जो टाउन है उसको जब हम लोगों ने एक्सकावेट किया, खुदाई किया, उससे हमें ये सब चीज पता चला है। बाकी आपको मैंने बोला ही कि आप ये जो 10 ईयर PYQ का सीरीज है इसको आप खरीद सकते हैं बस 29 रुपीज में। किसी भी दोनों में से एक नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पस ऑफ द क्रिप्स मिशन 1942 वाज टू। जो आपका मेन पर्पस है क्रिप्स मिशन का 1942 का, ठीक है, जो क्रिप्स मिशन था उसका मेन पर्पस क्या है। तो क्या था मतलब, ठीक है, क्या है नहीं, क्या था। तो मेन पर्पस क्या था वो आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए, ऑफर डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस मतलब कि रूलर्स जो है इंडिया का रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल जो सुप्रीम रहेगा वो कौन रहेगा, ब्रिटेन ही रहेगा, ठीक है। मतलब ऑफिस वहीं पे रहेगा बट रूल हम लोग इंडियंस ही करेंगे। ऐसा है कि स्टेटस को डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, ठीक है। और डिमांड इमीडिएट इंडिपेंडेंस, प्रोपोज पैलेस्टाइन पार्टीशन एंड नेगोशिएट विद जापानीज, ठीक है। तो इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा मतलब जो एकदम लॉजिकल आंसर आपको लग रहा होगा। तो इसका ऑप्शन जो है ए वही करेक्ट है, ठीक है। 1942 वाला जो टाइम है उस टाइम में वर्ल्ड वार जो है, वर्ल्ड वार टू के बाद का जो टाइम है उस पे क्रिप्स मिशन जो है उसमें आपका आया था। तो उसमें डोमिनियन स्टेटस इंडिया को ऑफर किया गया था। ब्रिटिश प्रोमिस पोस्ट वार सेल्फ गवर्नमेंट बट डिफर्ड एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर, डिसअपॉइंटिंग इंडियन लीडर्स, ठीक है। तो इससे इंडियन लीडर्स जो है यहाँ पे डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि ब्रिटिश ने अपना प्रोमिस को फुलफिल नहीं किया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पीजेंट मूवमेंट ऑफ द 1930s इन आंध्रा। आंध्रा में 1930s में कौन सा इनमें से एक पीजेंट मूवमेंट था। तो आप देख लीजिए, तेभागा मूवमेंट, बरडोली सत्याग्रह, तेलंगाना रिबेलियन, मोपला रिबेलियन। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर है, तो वो है आपका आंसर सी, द तेलंगाना रिबेलियन, जो कि 1946 टू 51 हुआ था। बिगेन एज ए पीजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स अंडर द निजाम्स रूल। द मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द, ठीक है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था उसका मेन कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, उसका मेन नतीजा जो है वो क्या हुआ मतलब बाद में जाके। तो उससे क्या हुआ आपका, उस चीज को जानने के लिए आप ऑप्शंस को देखिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये पहले ही एस्टेब्लिश हो चुका था। एबोल्यूशन ऑफ, ओ नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। ये आपका 1885 का एस्टेब्लिशमेंट था, तो ऑब्वियसली 1857 के बाद ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैं इसको 1957 ऐसे गलती से सोच लिया था। एबोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, एक्सपेंशन ऑफ मिशनरी एक्टिविटी। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ये पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आपका दो ही ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एबोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। तो 1857 के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। तो जो कंपनी से जो रूल का पावर है वो किसके पास चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नेंस जो है वो 1858 से इंडिया में स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो क्या है, द होम रूल लीग इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय। होम रूल लीग को किसने फाउंड किया था इंडिया में। होम रूल लीग जो है उसको आपका यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इन लोगों ने फाउंड किया था, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय आयरिश होम रूल, बोथ लीडर्स कैंपेन फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज यूथ एंड वुमेन। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था, वो लोग होम रूल इंडिया के लिए उन लोगों को आयरिश, ठीक है, आयरिश होम रूल जो है वहां से इंस्पिरेशन मिला था। तो उसका वहीं से इन लोगों ने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्या क्या होम रूल लीग जो है इंडिया में स्टार्ट किया, ठीक है। द मेन डिमांड ऑफ द सोल्ट सत्याग्रह, जो 1930 का सोल्ट सत्याग्रह था उसका मेन डिमांड जो है वो क्या था। तो मेन डिमांड उसका आपका था रिपेल सोल्ट टैक्स, ठीक है। गांधी मार्च टू दांडी टू ब्रेक द सोल्ट लॉ, सिंबलाइजिंग मास रेजिस्टेंस अगेंस्ट अनजस्ट टैक्सेशन। मतलब नमक पे जो टैक्स लगाया जा रहा था उस चीज को लेके मतलब उन लोगों ने ये सोल्ट मार्च जो है उसको किया था। द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड एट द, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो कब एडॉप्ट किया गया था। तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है आपका बॉम्बे सेशन 1942 में एडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अंडर गांधी लीडरशिप द 1942 बॉम्बे सेशन डिमांडेड इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल, इग्नाइटिंग नेशन वाइड स्ट्राइक्स, ठीक है। द मेन फीचर्स ऑफ कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी वास, जो कॉलोनियल का फॉरेस्ट पॉलिसी था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, उसके फीचर्स आपसे पूछा गया है।
कौन सा उसका मेन फीचर था? कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, स्टेट कंट्रोल एंड कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन, प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस ट्रेडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट एक सेंट्रलाइज कंट्रोल, मतलब सारा कंट्रोल है फॉरेस्ट का वो गवर्नमेंट ले लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसका जो लोकल एरिया है उनका एक्सेस जो है वो बंद कर दिया कि लोकल पीपल जो है फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं। और उसमें आपका टीक और साल जैसे जो प्लांट्स वगैरह है उसका ट्रीज वगैरह का एक्सट्रैक्शन करने लगे वो लोग प्रॉफिट मोटिव की वजह से। उसका नेक्स्ट क्या है? हु रोट हिंद स्वराज क्रिटिकिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड ब्रिटिश रूल। तो हिंद स्वराज जो बुक है इसको किसने लिखा है? तो हिंद स्वराज को आपको किसने लिखा है ये तो सबको पता होगा, उसको महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होम रूल मूवमेंट एंडेड विद द आउटब्रेक ऑफ। होम रूल मूवमेंट जो है वो कब खत्म हो गया? तो होम रूल मूवमेंट जो है आपका, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको किसने स्टार्ट किया था, वो अगर आपको याद है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और इसका जो आंसर है वो है 1914 का जो वर्ल्ड वार था वही। ठीक है, वर्ल्ड वार वन जो है उसके साथ होम रूल मूवमेंट जो है एंड हो गया। क्यों? द 1914 वार डाइवर्टेड ब्रिटिश अटेंशन एंड डिवाइडेड नेशनलिस्ट। ठीक है, कोसिंग द मूवमेंट ग्रेजुअल डिक्लाइन। ठीक है, इसके बाद आप जो है ई बुक अगर लेना चाहते हैं तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं इस दोनों में से एक नंबर पे। बाकी आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू ऑल।